Hello student, welcome to TSN. Student, chapter 12th class economics, chapter number 3rd liberalization, privatization and globalization. So इसके अंदर मैंने आपको completely liberalization complete करवा दिया है, ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर कम्प्लीटली ये देख रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन था उसका क्या आउटसोर्सिंग था। व्हाट इज़ द सोर्सिंग, आउटसोर्सिंग। सो इसके अंदर हम कम्प्लीटली ये पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज थे इसके अंदर। आउटसोर्सिंग दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। मेन चीज़ था कि जो बाहरीकरण था उससे क्या प्रॉब्लम आई है किसी कंट्री के अंदर, आउटसोर्सिंग क्या होते हैं। इन आउटसोर्सिंग कंपनी हायर रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। जो रेगुलर सोर्सेज होते हैं वो बाहर से लिए जाते हैं, कंपनीज बाहर से लेती है, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वर प्रीवियसली प्रोवाइड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री लाइक लीगल एडवाइज़र, कंप्यूटर सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी क्या होती है, बाहर से लिए। एज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आउटसोर्सिंग हैज़ इंस्टेड इन रिसेंट टाइम। आजकल आउटसोर्सिंग बहुत है, क्यों है, क्योंकि कोई भी कंट्री फुली डिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं, दूसरे पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो बाहर से मंगवाई जाती है, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। सो बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसके लिए क्या है, जो आजकल क्या दिख रहा है, कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनी ऑफ द सर्विसेज सच एज वॉइस बेस्ड बिजनेस। आजकल वॉइस बेस्ड बिजनेस भी हो रहा है, जिसे हम BPO भी कह सकते हैं, जिसे कॉल सेंटर्स कहते हैं, रिकॉर्डिंग कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसिंग, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसपोर्ट, ये सारी क्या है, ये हम घर बैठे बैठे भी आजकल सोर्सेज के द्वारा बाहर से कर सकते हैं। सो डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती है, इन सोर्सेज को अपनाने की कोशिश करती है। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक इंक्लूडिंग द इंटरनेट, द टेस्ट voice visual data in these respect of these services is digital and transmitted in real and time over content and national boundaries। आपको पता है, मैं आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रही हूँ, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, सो इट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग ऑल्सो। जो कि हम इंटरनेट के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, ये सारे क्या है, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो दूसरी अपनी सेवाएं दूसरी कंट्रीज़ को दे सकते हैं। मोस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस and even its own companies are outsourcing their services to India। इंडिया के अंदर कई मल्टीनेशनल कंपनीज और छोटी छोटी कंपनियां अपनी सर्विसेज दे रही हैं, वेयर दे कैन बी अवेलेबल एट ए चीपर कॉस्ट। क्यों दे रही है वो अपनी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम है, विद द रिस्पॉन्सिबल डिग्री एंड स्किल एंड एक्यूरेसी और लो वेजेस रेटेड। यहाँ पर जो वेजेस की रेट्स हैं वो बहुत कम है, स्किल अवेलेबिलिटी लेबर्स मिल जाते हैं। मैन पावर इन इंडिया हैव मेड इन डिटर्मिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। सो ये मेन चीज़ है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड की। अब आता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, ग्लोबलाइजेशन का मेन पार्ट है। WTO इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये हमारा 1995 में बना था, सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल असेंबली ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे हम गेट भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको आ सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। गेट आर इस्टेब्लिश इन 1948। ये जो कंपनी है वो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। इसके अंदर 23 कंट्रीज़ एज ए ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो 23 कंट्रीज़ इसके अंदर जुड़ी हुई थी। और इसका मेन क्या था, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना था, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ऑल कंट्रीज़ को। इसका मेन जो था वो आप अंडरलाइन कर लें, वन वर्ड में आ सकता है हमारा। इसका जो गेट था उसका मेन पर्पस क्या था, उसका पर्पस था कि ऑल कंट्रीज़ इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेडिंग पर्पस के पर्पस से आ रही हैं कंपनीज़, उन्हें फुली यूटिलाइज मिले, उन्हें फुली अपना पेमेंट मिले। WTO इज़ एक्सपेक्टेड टू इस्टेब्लिश ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिग्मा। रूल बेस मतलब कि कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे वर्ल्ड के अंदर, सारी कंट्रीज़ को फॉलो करने थे उन्हें। इन विच नेशन कैन नॉट प्लेस
arbitrary restrictions on trade, मतलब कुछ भी वो उस रिस्ट्रिक्शन के बिना अलग नहीं हो सकते थे. सो यहाँ पर ही बताया गया, इन एडिशन इट्स पर्पस इज ऑल्सो टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज. जो उसका मेन पर्पस क्या था, ट्रेड करना और सर्विसेज प्रोडक्शन को बढ़ाना और सर्विसेज देना. टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स, इसका मेन पर्पस था सारे यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेज थे वर्ल्ड के अंदर उनको यूटिलाइज करना. एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना मेन पर्पस था. The WTO agreement covered trade in goods and well as services to facilitate international trade. WTO क्या एग्रीमेंट कवर करवाता था कि गुड्स और सर्विसेज दोनों इंटरनेशनल ट्रेड हो, मतलब कि मल्टीलेटरल हो, थ्रो रिमूवल ऑफ ट्रैफिक. जो टैरिफ क्या होता है, जो कुछ बीच में हमारे बैरियर्स थे उन सबको हटाना, एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज. उसका WTO का मतलब ये था कि उसने एक एग्रीमेंट करवाया था जिसके अंदर जो ट्रैफिक्स थे, जो बैरियर्स थे ट्रेड के अंदर, उन्हें हटा दिया गया था. जिससे क्या हुआ, सारी कंट्रीज़ जो मेंबर्स थे वर्ल्ड ट्रेड के वो सारे अपने दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे. एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज़ बीन इन द forefront of framing the fair global rule. सबसे पहले इंडिया ने भी अपना इसके अंदर कुछ रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, सेफ्टी गार्ड्स बनाए एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, जिससे पूरे वर्ल्ड को, जो विकसित वर्ल्ड था उसके अंदर उसका अपना पार्ट बनाया. इंडिया हैज़ kept its कमिटमेंट टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड. इंडिया ने कुछ कमिटमेंट किए, उसके अंदर क्या किया, उसने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई थी उनको लिबरलाइज किया. मेड इन WTO बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड रिड्यूसिंग टैरिफ रेट्स. सो टैरिफ रेट्स वगैरह इनको कम किया. इसके बाद आप यहाँ पर एक देखेंगे, ये यहाँ पे 3.1 आपको एक टेबल दी हुई है. इससे ये पता चल रहा है कि हमारी कितनी इंडस्ट्रीज़ ने कौन कौन से ईयर में किस हिसाब से काम किया. सो यहाँ हम कम्प्लीटली ये पढ़ सकते हैं. वेट स्टूडेंट, यस. सो आपने यहाँ पर देखेंगे सम स्कॉलर्स क्वेश्चंस ऑफ द यूनिफुलनेस इंडिया बीइंग ए मेंबर ऑफ द WTO एज ए मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑकर्स अमॉन्ग द डेवलपमेंट नेशन. जो डेवलप्ड नेशन थे वो क्या थे, वो WTO के मेन मेंबर्स बने हुए थे. दे ऑल्सो सी दैट द वाइल डेवलप्ड कंट्रीज फाइल कंप्लेंट्स. जो क्या था, एग्रीकल्चर सब्सिडीज गिवन इन दिस कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज फील cheated as they are forced to open their market. जब WTO ने रूल रेगुलेशन बनाए तो उस समय सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उन्होंने अपने बैरियर्स तोड़ दिए थे ट्रेड के, और उन्होंने जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनसे कंपनियां इंडिया में आने लगी या डेवलपिंग कंट्रीज़ में आने लगी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीट किया डेवलपिंग कंट्रीज़ को. सो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे but are not allowed access to their market to developed countries. What do you think? This is as fair? क्या वास्तव में WTO ने अपना काम करके सही किया? नहीं. सो ये क्वेश्चन एक बनता है. सो अब अपना जो हमने यहाँ तक पढ़ा वो हमने ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म. रिफॉर्म के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी क्या थी, तो हम एक शॉर्ट नोट में पढ़ेंगे इसे कि क्या क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी ने क्या क्या गेन किया और क्या क्या लॉस किया, तो क्या क्या उसे हानि हुई और क्या क्या उसे पाया. सो कंटिन्यू करेंगे हम इसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.